फ़ौज भी बड़ी है और थाईलैंड जो स्ट्रेटेजिकली इस मामले में ज़्यादा अच्छे तरीके से लीड भी करेगा। अगला मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि अब हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो हैरानी होगी आप लोगों को कि जो थाईलैंड की एयरफोर्स है वो भी एक बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। थाईलैंड के पास इस वक्त जो है वो तकरीबन 28 F-16 तैयारे हैं, 28 F-16 तैयारे हैं और 11 स्वीडिश ग्राइपन फाइटर जेट्स हैं। और टोटल जो उसके पास कम्बैट टोटल अगर F-16 तैयारे मिला लें और स्वीडिश तैयारे मिला लें और दूसरे तैयारों को मिला लें फाइटर जेट्स को, तो तकरीबन 112 कम्बैट फाइटर जेट्स हैं। यानी इसकी एक प्रॉपर एयरफोर्स है। 112 या 113 फाइटर जेट्स का मतलब है कि प्रॉपर इनकी एयरफोर्स है जो अपने जो एनिमी है उसको अच्छे तरीके से इन्वेड कर सकती है और उसको अटैक कर सकती है। इसी वजह से न्यूज़ आ रही थी कि F-16 तैयारे F-16 फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने अटैक किए हैं कंबोडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, जिससे जो आप कह सकते हैं एक तरह से कि जो थाईलैंड है उसको एक टैक्टिकल मिलिट्री एडवांटेज है कंबोडिया के ऊपर। उसके बाद जब देखते हैं हम तो कंबोडिया के पास हम देखते हैं तो कंबोडिया की कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है। उसके पास बहुत मुश्किल से सिर्फ 20 तैयारे हैं, जिसमें से कुछ तैयारे ट्रांसपोर्ट के लिए हैं, कुछ तैयारे लड़ने के लिए, यानी कंबोडिया की कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है। तो एयर सुपीरियॉरिटी तो ऑलरेडी थाईलैंड की कंबोडिया पे है, तो वो जो चाहेगा कंबोडिया के साथ आने वाले दिनों में वो कर लेगा और वो कर भी रहा है। वो कंबोडिया के जो मिलिट्री डिफेंसेस हैं उनको अपनी एयरफोर्स की मदद से मार भी रहा है। अच्छा, हमारे पास शुरू के घंटों में जब ये जंग शुरू हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हमारे पास आज सुबह शुरू के घंटों में कुछ खबरें भी आ रही थी कि गालिबन एक F-16 फाइटर जेट मारा गया है, कंबोडिया ने गिरा दिया है। लेकिन उस न्यूज़ को बाद में किसी ने वेरीफाई नहीं किया। मैंने फॉलोअप करने की उस न्यूज़ को कोशिश की कि क्या वाकई F-16 तैयारा जो है वो कंबोडिया ने गिराया है थाईलैंड का, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई मुसद्दिका, कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अगर आएगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू। बट इवन अगर वो F-16 तैयारा गिराया भी है उन्होंने, तब भी अगर थाईलैंड इलाका बहुत सारा ले लेता है कंबोडिया का, जो वो क्लेम करता आ रहा है पिछले 60 साल से, तो ये उसकी एक पॉलिटिकल जीत होगी और जो वहाँ की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो और ज़्यादा मकबूल होगी लोगों में, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी ज़्यादा मकबूल होगी लोगों में, और उनके जो बेनिफिट्स हैं आने वाले वक्त में वो बढ़ेंगे और लोग इस चीज़ को पसंद करेंगे। क्योंकि जब भी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो चाहे इख्तलाफात जितने मर्जी हों, नेशनलिज्म लोगों के अंदर आ जाता है और वो अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है वो फिर अपनी नेशन के आगे जो है वो काम आता है और वो उसको जितवाने में मदद देता है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस एयरफोर्स और मिलिट्री इतनी बड़ी होने के बावजूद जो है वो अब हमें दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से हमें स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको मलेशियन से जो प्राइम मिनिस्टर है उनके स्टेटमेंट से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ। ये है फिल रॉबर्टसन, ये डायरेक्टर हैं एशिया ह्यूमन राइट्स एंड लेबर्स के, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एशिया की। ये कहते हैं कि द ऑनगोइंग हॉस्टिलिटीज आर जस्ट द लीस्ट ब्लो अप बिटवीन दीज टू कंट्रीज ओवर एन इल डिफाइंड बॉर्डर दैट हैज प्लेग्ड देयर बायलैटरल रिलेशन फॉर मोर देन 60 ईयर्स। वो ये कह रहे हैं कि ये जो जंग हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये पिछले 60 साल में जो बॉर्डर नहीं सही तरीके से बनाया गया दोनों मुल्कों के दरमियान, ये फ्रेंच की गलती है। उनको अपने टाइम में बॉर्डर को सही तरीके से बना देना चाहिए था, उन्होंने बॉर्डर नहीं बनाया और आज आप देख रहे हैं कि ये जंग जो है ये छिड़ गई है और दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो बेसिकली वो कसूरवार करार दे रहे हैं जो इनके फ्रेंच मास्टर थे, जो कॉलोनियल मास्टर थे। देखिए जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, इवन इंडिया पाकिस्तान हो गया, इवन कंबोडिया हो गया, और भी मुल्क हो गए, इन ममालिक के दरमियान जो ज़्यादातर स्कर्मिशेस होती हैं, या इंडिया चाइना हो गया, ये बेसिकली वही ममालिक है जिनको कॉलोनियल टाइम पे बरतानिया जो है या फ्रांस या पुर्तगाल रूल कर रहा था। आज इन ममालिक के दरमियान जो डीमार्केशन वाले मसले हैं वो बेसिकली इसलिए बनाए गए क्योंकि उस ज़माने में जो आउटसाइड फोर्सेस इन इलाकों को रूल कर रही थी उनको इन इलाकों की रियलिटीज़ का पता नहीं था। उन्होंने सिर्फ लाइन खींच दी और उनको लगा कि हमने लाइन खींच दी है और अब ये सारे ताल्लुकात ममालिक के ठीक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप चीज़ की रियलिटी को ना समझें, डेमोग्राफिक्स को ना समझें, रिलीजन को वहाँ का ना या उस मेजॉरिटी को ना समझे कि उसके क्या सेंटीमेंट्स हैं, तब तक आप डीमार्केशन करने के बावजूद भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगले 60 साल बाद भी वो लड़ाई जारी रहेगी। इंडिया पाकिस्तान की एग्जांपल आपके सामने, इंडिया चाइना की एग्जांपल सामने है, फिर नेपाल इंडिया के बॉर्डर का मसला है, नेपाल चाइना के बॉर्डर का मसला है, भूटान के प्रॉब्लम्स है, फिर बांग्लादेश और इंडिया के भी बॉर्डर्स का कुछ मसला है। तो कहने का मतलब ये कि एक कॉलोनियल जो रूल्स हुए थे, इन्होंने बहुत सारी जो है मामला डीमार्केशन जल्दी जल्दी में किए। इनको लगा कि हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, बट इट टुक ईयर्स टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे रियलिटीज़ क्या थी। इस वजह से ये जंगें जो है वो आज तक चल रही हैं, और अब कंबोडिया और जो थाईलैंड की जंग है वो भी इसका एक आप कह सकते हैं कि पेश खेमा है या पेश नज़र हमें वो चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, अब जो इंटरनेशनल कंडमनेशन है वो भी आ रही है, इंटरनेशनल कंसर्न्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम साहब, वो जो है वो इस करंट सिचुएशन से बड़े परेशान हैं, और उन्होंने आसियन कंट्रीज़ से उन्होंने कहा है कि जो थाईलैंड और कंबोडिया ये आसियन कंट्रीज